हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा। मेरे कुछ स्टूडेंट्स जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ न्यूमेरिकल भेजे हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मैं इस वीडियो पे कराऊंगा। ये क्वेश्चंस हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो जेई की तैयारी करे, नीट की तैयारी करे या 12th का बोर्ड का दे रहा हो। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये जेई मेन तक तो सीमित हैं, ठीक है। जेई एडवांस लेवल के नहीं है ये, और नीट नीट के लिए भी है ये, और बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इसे करें, उनके कंसेप्ट क्लियर होंगे। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आ जाते हैं, हल्के में ना लें, ठीक है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अच्छा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। आपके पास कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, आप इस नंबर पे भेज दो। मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं किसी वीडियो में, ठीक है। ये देखो 9149288511, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, ठीक। चलो पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये पहला न्यूमेरिकल है बच्चों, जो लाला जी ने भेजा हमारे, सब स्टूडेंट्स उसे प्यार से लाला कहते हैं। अ पॉइंट चार्ज causes an electric flux of -1 into 10 to the power 3 Newton meter square per coulomb to pass through a spherical Gaussian surface of 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius of the Gaussian surface were doubled, how much flux would pass through the surface? उसका बी पार्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पॉइंट चार्ज। ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, 1.20 पेज 48 पे है बच्चों। तो आप स्क्रीन को पॉज करो और इस न्यूमेरिकल को खुद सॉल्व करो। मुझे लग रहा है न्यूमेरिकल इजी है, काफी स्टूडेंट्स इसे कर लेंगे। चलो करो पॉज करके। तो बच्चों ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी गॉसियन सरफेस के साइज पे डिपेंड ही नहीं करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यू क्या है, चार्ज, गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। यहां गॉसियन सरफेस क्या है, स्फीयर है, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ये इस तरीके का एक स्फीयर है, उसके सेंटर पे चार्ज है Q। और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फॉर्मूले से ही पता लग रहा है कि फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसलिए अगर इस स्फीयर की रेडियस बढ़ा देंगे तो फ्लक्स पे कोई अंतर नहीं आएगा। ये बात लिख देना बोर्ड के एग्जाम में, अगर कॉम्पिटिशन में आ जाती है तो लिखते हैं क्या, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। जितना पहले फ्लक्स था उतना ही पास होगा। पहले कितना था, -1 into 10 to the power 3, ठीक है। तो यहां हम पहले ऐसे लिख लेते हैं, फ्लक्स कितना है, -1.0 into 10 to the power 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और क्या दे रखा है, रेडियस 10.0 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये लिख ले यहां, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये, डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ द गॉसियन सरफेस। Therefore, flux will remain unchanged if radius of sphere is doubled। तो आई बच्चों बात समझ में। आपको एग्जाम में ये लाइन लिखनी होगी 12th के बोर्ड के एग्जाम में, तभी नंबर मिलेंगे। फिर ये लिख सकते हो फाइनल आंसर, देयरफॉर
फाई इज इक्वल टू -1.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। दिस इज योर पार्ट ए, पहले पार्ट का आंसर। इस तरीके से लिखोगे तब नंबर मिलेंगे। अब सेकंड पार्ट देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों ये आप नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। लो मैं हट गया, नोट कर लो आप तो 1 सेकंड में पॉज कर लोगे, रब कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, नोट करते रहना। सेकंड पार्ट पे हमसे पूछा जा रहा है Q, तो Q हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन -1 कूलम स्क्वायर मीटर -2। सही है बच्चों। फाई हमें दे ही रखा है, तो Q हो जाएगा -1.0 इंटू 10⁻³ फाई की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यहां से रखी 8.85 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा -8.854 भी तो है भाई, इंटू 10⁻8.854 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। देखो ये आपका आंसर होगा। अच्छा, इसको नैनो कूलम में भी लिख सकते हो, -8.854 नैनो कूलम। ये तो बच्चों पता होगा आपको, क्यों? जब 10⁻⁻9 होता है तो नैनो कूलम हो जाता है, नैनो आ जाता है, नैनो। सही है, दिस इज योर आंसर। सही है बच्चों, ये आंसर सिंपल है क्वेश्चन, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट है ये, फॉर्मूला पता होना चाहिए कि रेडियस अगर हम बढ़ा दें या घटा दें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई अंतर नहीं पड़ता है। चलो अब करते हैं हम अपना दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक, देखते हैं। तो बच्चों ये है सेकंड क्वेश्चन, हमारे एक होशियार से बच्चे ने पूछा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका चार्ज है Q, डिस्टेंस है A, इनसाइड अ थिन स्फेरिकल शेल। एक स्फेरिकल शेल के अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जनरेट होगा, ये पूछा है और ये आपको बताना है। चलो दिमाग लगाओ, स्क्रीन पॉज करो। तो बच्चों देखो ये है कंसेप्ट, ये स्फेरिकल शेल है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। पता है डाइपोल में क्या होता है, दो अपोजिट चार्ज होते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं। मैग्नीट्यूड दे रखा है Q, प्लस Q यहां पर है, माइनस Q यहां है। चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है A, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है, थिन स्फेरिकल शेल एक क्लोज्ड सरफेस होता है, क्लोज्ड 3D सरफेस। तो इसमें हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं एक गॉसियन सरफेस। इस स्फेरिकल शेल को हम मानते हैं एक गॉसियन सरफेस। अरे ये डाइपोल की स्पेलिंग गलत हो गई बच्चे, जरा ठीक करना। सही है। और जब एक गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज 0 है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी 0 होगा। कैसे, देखो सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q इज टोटल चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस।
गॉसियन सरफेस क्या होता है? क्लोज्ड 3 डायमेंशनल सरफेस। तो इसलिए ये गॉसियन सरफेस है, विच इज प्लस क्यू, ये वाला चार्ज प्लस माइनस क्यू, इस चार्ज को ऐड कर दिया, हो गया जीरो। तो जब चार्ज जीरो है, ये चार्ज अगर जीरो है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी जीरो होगा। दिस इज योर आंसर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है। फिजिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्ट्स। तो बच्चों ये है नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिगर shows a metallic solid sphere placed in an uniform electric field. Find the correct path of lines of force. तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, 1 2 3 4 4 लाइंस दिखाई गई हैं। अब हमें ये बताना है कि कौन सी लाइंस करेक्ट हैं, कौन सी लाइंस सही हैं, कौन सी गलत है, हमें ये पता करना है। तो करो, बताओ 1 2 3 4 में से कौन सी सही है, कौन सी गलत है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी से आइडिया लगेगा, बताओ, पॉज करके करो। तो बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए। 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हैं, मैं यहां लिख रहा हूं। पहली ये है, आप भी नोट कर लो, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर पासेस थ्रू द मेटेलिक कंडक्टर। ये मेटेलिक कंडक्टर है, मेटल का बना हुआ है स्फीयर, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जिसको लाइंस ऑफ फोर्सेस लिखा गया है, लाइंस ऑफ फोर्स, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस कंडक्टर से पास नहीं होंगी, इस कंडक्टर के अंदर से नहीं गुजरेगी। तो ये वाली लाइन बात लिख लो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, लाइंस ऑफ फोर्स नेवर passes through metallic conductor। पहली बात, ठीक है, नेवर पासेस थ्रू मेटेलिक कंडक्टर, कंडक्टर से पास नहीं होगी। दूसरा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर to the surface of metallic conductor। मेटेलिक कंडक्टर, तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस के परपेंडिकुलर होंगी। अब देखते हैं दोनों प्रॉपर्टीज पे कौन सी लाइन फिट बैठती है। पहली देखो, ये अंदर से गुजर रही है, तीसरी वो भी कंडक्टर के अंदर से गुजर रही है। इनको तो भैया कैंसिल कर दो, बची 2 और 4। दूसरी को अगर देखोगे तो ये परपेंडिकुलर नहीं है। अगर आप इस पॉइंट पे ये टच कर रही है कंडक्टर को, यहां पर टेंजेंट बनाओगे, ये ऐसे बनेगा कुछ, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गई। अब आप फोर्थ को देखोगे तो इस यहां टेंजेंट बनेगा, ये परपेंडिकुलर है सरफेस के, देखो है ना परपेंडिकुलर, और ये अंदर से भी पास नहीं हो रही, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, सो आंसर इज 4। ये वाली लाइन सही है, इट इज द रियल इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ऐसी होनी चाहिए। सही है, कंसेप्चुअल है ये भी। सर आप हर क्वेश्चन को कंसेप्चुअल कहते हैं, फिजिक्स का नाम ही कंसेप्ट है। तो बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्लैक मार्कर खराब हो गया इसलिए रेड मार्कर से लिख दिया। क्लियर दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने चेक कर लिया, ये सही दिख रहा है एकदम, कोई टेंशन नहीं।
An electron of mass me, initially at rest, moves through a certain distance in an uniform electric field. ये है हमारा क्वेश्चन. In time t1, a proton of mass mp, also initially at rest, takes time t2 to move through an equal distance in this uniform electric field. Neglecting the effect of gravity, the ratio of T2 upon T1 is. इसमें हमें 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं. पहला ऑप्शन है 1, दूसरा mp अपॉन me रेज टू द पावर 1/2, तीसरा me अपॉन mp रेज टू द पावर 1/2, चौथा 1984. चौथा है 1984. ऐसा लग रहा है किसी का ईयर ऑफ बर्थ दे दिया. हमारे जमाने का होगा कोई पुराना आदमी है. 1984 आपकी उम्र का नहीं है. ठीक है, करो इसे बच्चों, स्क्रीन पॉज करके. देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहा है और प्रोटॉन भी मूव कर रहा है. क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है. बात आई समझ में? फोर्स लग रहा है. फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? यार ये लाइन हटाओ, यहां बना देते हैं ऑप्शंस के बगल में लाइन. फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है QE. Q चार्ज, E इलेक्ट्रिक फील्ड. चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है, उसे हम E से डिनोट करते हैं. E. ये फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा. हालांकि डायरेक्शन अपोजिट होगी. क्यों? क्योंकि दोनों पे अपोजिट चार्ज होता है. इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस. लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा. जब फोर्स का मैग्नीट्यूड E है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ACCE. एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बच्चों आप ये समझ रहे होंगे कि यहां एक्सेलरेशन क्यों निकाल रहे हैं. ये यूनिफॉर्म मोशन की प्रॉब्लम है. ठीक है, यानी 11th में जो हमने मोशन की इक्वेशंस पढ़ी थी वो कंसेप्ट भी इसमें लगेगा. इसलिए ये एक मल्टीपल कंसेप्ट प्रॉब्लम हुई. ACCLE, एक्सेलरेशन की स्पेलिंग अलग हो गई, ACCLERATI हो गई. तो एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये फोर्स की वैल्यू है. इसको हम डिनोट करते हैं A, एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स अपॉन ME. AE क्या है? एक्सेलरेशन. FF फोर्स, M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ME. क्लियर है? अब हम एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन निकालेंगे. प्रोटॉन AP ले लो, F अपॉन MP. MP क्या है? मास ऑफ प्रोटॉन. तो प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स, बड़ा सम्मान देना पड़ेगा इन दोनों को. इनकी वजह से ही तो फिजिक्स है 12th की. तो इन्होंने जो डिस्टेंस कवर किया वो इक्वल था. इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डिस्टेंस कवर किया वो इक्वल था. इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और इलेक्ट्रॉन ने जो टाइम लिया वो था T1 और प्रोटॉन ने जो टाइम लिया वो था T2. और निकालना क्या है? T2 अपॉन T1. अब देखो आगे, एक्सेलरेशन हमें पता लग गया. अब डिस्टेंस मान लेते हैं S. दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर किया S. डिस्टेंस कवर्ड इज S. ठीक, डिस्टेंस कवर्ड इज S.
इलेक्ट्रॉन के केस में डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? S इज इक्वल टू U ऑफ इलेक्ट्रॉन T1। U ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। T1 जितना टाइम लिया S डिस्टेंस को कवर करने के लिए, प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन T1 स्क्वायर, U T1 प्लस हाफ AE T1 स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने पढ़ी है 11th में, लगा दी साहब। UE 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, बिल्कुल सही। तो इसका क्या अर्थ हुआ? S इज इक्वल टू हाफ AE T1 स्क्वायर। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं साहब, बिल्कुल सही, समझ में आ गया। प्रोटॉन प्रोटॉन के केस में डिस्टेंस कवर्ड तो सेम है S। इक्वेशन होगी UT2 प्लस हाफ APT2 स्क्वायर। UP क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, T2 टाइम टेकन बाय प्रोटॉन टू कवर डिस्टेंस S। ये वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, लिखा हुआ है इनिशियली एट रेस्ट। क्या लिखा हुआ? इनिशियली एट रेस्ट। इसका क्या अर्थ हुआ? इनिशियल वेलोसिटी 0 है दोनों के केस में। तो यहां पर आपका S आया हाफ APT1 स्क्वायर। सही है बच्चों? इसे आप नोट डाउन कर लो। अब यहीं से हमारा आंसर निकलेगा। डिस्टेंस कवर्ड इज सेम। मैं ये रब कर रहा हूं, ठीक है। वैसे इस इक्वेशन की अभी हमें जरूरत पड़ेगी। चलो ये रब कर दिया। चलो क्वेश्चन तो समझ में आ गया कि हमें T2 अपॉन T1 निकालना है। मैं यहां से रब कर रहा हूं। आज बोर्ड छोटा पड़ गया बच्चों। ये देख रहे हो ये निशान, यहां से बोर्ड टूट गया था, ये कागज लगा दिया। यहां चेंज करेंगे इसे, ठीक। चलो भाई करते हैं। देखो डिस्टेंस कवर्ड इज सेम, देयरफॉर हाफ AE T1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ AP T2 स्क्वायर। हाफ से हाफ कैंसिल, ये दोनों इक्वल है ना, इसलिए ये करा हमने। अब हमें निकालना है T2 अपॉन T1। तो इस इक्वेशन से आ जाएगा T2 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर इज इक्वल टू T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू AE अपॉन AP। देखो T2 अपॉन T1 क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट T2 अपॉन T1 इक्वल टू AE अपॉन AP की पावर 1/2। सही है, ये हमें निकालना है। अब हमें आंसर दे रखा है मास के टर्म्स में, ठीक है। मास के टर्म्स में हमें इस आंसर को कन्वर्ट करना है, वो होगा इन इक्वेशन से। देख रहे हो, एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। फोर्स कांस्टेंट है, दोनों में सेम है, तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। तो यहां से इस इक्वेशन से T2 अपॉन T1 हमारा निकल के आएगा AE अपॉन AP हो जाएगा MP अपॉन ME। देखो, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेज टू द पावर 1/2। ये आपका आंसर होगा। सही है, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक, हो सकता है आंसर इस फॉर्म में भी दे दें कि हमें मास की वैल्यू रखनी पड़े और तब T2 अपॉन T1 निकालना पड़े। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसे देखो समझो, ठीक है, करो इसे। तो बच्चों आओ देखते हैं अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है। द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज मास 2 ग्राम and charge of 5 microcoulomb. It is at rest in a uniform horizontal electric field of intensity 2000 volt per meter. सही, 2000 volt per meter
At equilibrium, the angle that the pendulum makes with the vertical is. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है और एंगल निकालना है। क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, बच्चों मास दे रखा है m2 ग्राम, इसको कन्वर्ट कर लो केजी में, 2 इंटू 10⁻³ kg। चार्ज दे रखा है Q 5 माइक्रो कूलम, ये हो गया 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2000 वोल्ट पर मीटर, ठीक हो गया। अच्छा मान जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता तो पेंडुलम इस पोजीशन पे होता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये E, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वजह से फोर्स लग रहा है। समझे बात को? फोर्स की वजह से पेंडुलम की पोजीशन है ये। बहुत बढ़िया। क्यों? इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहां पर ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल निकालना है आपको। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब सारे फोर्सेस एक दूसरे के बराबर हैं, यानी नेट फोर्स 0 लग रहा है। देखो कैसे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है mg, ये आपको पता ही है, ठीक है। इधर एक फोर्स लग रहा है QE, सही है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। स्ट्रिंग में टेंशन है T, बिल्कुल सही। यहां ये एंगल है थीटा, ये फोर्स लगा T cos थीटा। ये तो हो गया वर्टिकल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में T sin थीटा। सही है बच्चों, ये बात आ गई समझ में। इक्विलिब्रियम है, फोर्सेस को बैलेंस कर दो, तो यहां लिखते हैं पहले ये T sin थीटा इज इक्वल टू QE, T cos थीटा इज इक्वल टू mg, इसमें चार अल्टरनेटिव दे रखे हैं, चारों tan इनवर्स की टर्म में है, इसलिए हमें आंसर भी tan इनवर्स की टर्म में निकालना होगा। अल्टरनेटिव देख के ही आंसर निकालते हैं। दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड कर दो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी tan थीटा, T से T तो कैंसिल हो जाएगा, QE बाय mg, वैल्यू रख दो, यहां लिख दे रहे हैं tan थीटा इक्वल टू Q क्या है, ये 5 इंटू 10⁻⁻6, E क्या है 2000, M क्या है 2 इंटू 10⁻⁻3, ये है ना दे रखा है क्वेश्चन में। G दे रखा है 10, आराम से कैंसिल हो रहा है सब कुछ। देखो ये 1000 है, नीचे 10⁻⁻3 है, ऊपर जाके 10⁻6 हो जाएगा, -6 से कैंसिल हो जाएगा, सही है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा 5/10, तो ये रह जाएगा 0.5। तो आपका आंसर क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.5, ये आपका आंसर हो गया। देखो tan इनवर्स 0.5, सो D इज द करेक्ट आंसर, ये आपका करेक्ट आंसर है D। सही है बच्चों, आ गया समझ में? ठीक है, मल्टीपल कंसेप्ट प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लग रहा है और फोर्स एनालिसिस भी करना है, ठीक, सिंपल है। तो बच्चों इतना बहुत है आज के लिए, आप भी अपनी प्रॉब्लम्स मुझे भेजिए और मैं अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करूंगा कि उन प्रॉब्लम को सॉल्व करके वीडियो बनाऊं, जिससे आपके डाउट क्लियर होते रहें।
ठीक है, चलो बाय आज के लिए, सी यू।